नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आपकी स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक वेल नोन टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। नाम से ही पता चल रहा है ये आपका यूएनडीपी का इंडेक्स है। और ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यूएनडीपी के और कौन कौन से इंडेक्सेस हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है यहाँ पर घटी है और ये जो है आउटकम आया है इस रिपोर्ट में कि कोविड 19 के बाद लगभग 90% जो कंट्रीज है उनकी रैंकिंग में कहीं ना कहीं जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये आप थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, है ना। तो लर्निंग सिटीज के संदर्भ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस जो है लर्निंग से है। ठीक है, कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि उनके अंदर सीखने की क्षमता जो है संवर्धित हो सके। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग, स्किल डेवलपमेंट या लर्निंग, उससे आप सेकंड पेपर थर्ड पेपर दोनों में रख सकते हैं इसको। इसके बाद राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर की बात करेंगे, एलजीबीटीक्यू जो आप कम्युनिटी पढ़ते हैं उनके राइट्स के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया इनके लिए आपने एक्ट ला दिया लेकिन पेपर से ज्यादा आपको स्पिरिट में जो है इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, इनको इनके अधिकार जो है वो मुहैया कराए जाए। तो सेकंड पेपर का पार्ट है, इस एक्ट के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। इसके बाद फिर से आज जो आपका टॉपिक है अगला वो सीएसआर से रिलेटेड है ना। सीएसआर फंडिंग एंड एनजीओ दोनों को कंपेयर करके यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो एक ये सोशल वेलफेयर का एंगल है जिससे देश का समुचित विकास हो सके। तो जो निगम, जो आपके नैगमिक, जो आपके निदान है, मतलब जो भी आपके निकाय वगैरह हैं, है ना, मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं या निगम हैं या कंपनीज हैं, तो उनको एक उत्तरदायित्व दिया गया है सामाजिक कि जो आप अर्निंग कर रहे हो उसमें से कुछ पार्ट जो है आप सोशल वेलफेयर में जो है खर्च करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करें, है ना, हमारे देश की डेवलपमेंट में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें, है ना। तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, थर्ड पेपर का पार्ट है। सेकंड पेपर में इसको रख सकते हैं आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत भी आएगा ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। डीआरडीओ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी इसकी लगभग जो है आपकी 6 उड़ानों की जो है सफल टेस्टिंग वगैरह की गई है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है ये आपका, इंटरनल सिक्योरिटी में जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2 रैंक और भी घट गई है भारत की, इस बार की जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें। तो ये एक तरीके का कंपोजिट इंडेक्स है। इसमें एवरेज अचीवमेंट देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, जिसके लिए 4 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। पहला जो इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ये एसडीजी 3 से सिंक्रोनाइज्ड है। इसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, एसडीजी 4.3 से रिलेटेड है। इसके बाद मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो नेक्स्ट इसका इंडिकेटर है एसडीजी 4.4 से रिलेटेड है। इसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है एसडीजी 8.5 से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर ये जो रिपोर्ट है 2021-22 की, इसमें ये शो हो रहा है कि भारत की जो रैंकिंग है जो 2020 में कितनी थी, 130 थी, तो उससे घट के 21 में 132 हो गई है 191 कंट्रीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं कोविड 19 पैंडेमिक का इंपैक्ट बता रहे हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये बताया गया कि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं, है ना, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी करता है। अब इसमें जो एचडीआई की वैल्यू है 0.633 है हमारी ड्यूरिंग 2021,
जबकि जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 0.732 है, तो मतलब वर्ल्ड के एवरेज से भी हमारा कम स्कोर है। 2020 की बात करें तो इंडिया ने रिकॉर्ड डिक्लाइन जो है इंडिया के संदर्भ में देखा गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डिक्लाइन देखा गया एसडीआई में 0.642 इन कंपैरिजन टू प्री कोविड लेवल जो आपका 0.645 था। ठीक है, 90% जो कंट्रीज हैं उनमें नेगेटिव जो है यहां पर इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, किस संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, कोविड के कारण। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि जो लार्ज कंट्रीब्यूटर है इंडेक्स में, है ना, इस इंडेक्स में इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें रिसेंटली जो है डिक्लाइन देखा गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, ग्लोबल ड्रॉप है इसमें 72.8 ईयर से सीधा सीधा जो ड्रॉप आया है 71.4 ईयर्स हो गया है ना, जीवन प्रत्याशा है ये आपकी। इसके बाद 2021 में जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 67.2 ईयर्स है। ठीक है, इसमें जो ईयर ऑफ स्कूलिंग का जो मीन निकाला जाता है वो 11.9 ईयर्स है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो 6.7 ईयर्स है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात करें तो $6590 है, ये भी वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बहुत कम है। इन चारों पैरामीटर्स में इंडिया जो है वर्ल्ड एवरेज से नीचे है इस बार। ठीक है, ये आप देख जाइएगा, ये सारे डेटा याद करने की जरूरत नहीं, केवल इतना याद रखिए कि वर्ल्ड के एवरेज से नीचे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसमें नॉर्डिक कंट्रीज आएंगी, हमेशा ही रहती हैं वो रैंकिंग में यहां पर टॉप कंट्रीज। तो यहां स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, हांगकांग की इस बार अच्छी जंप है, और ऑस्ट्रेलिया है। बॉटम 5 कंट्रीज की बात करें तो आपको पता है साउथ अफ्रीका की कंट्रीज आएंगी, जैसे साउथ सूडान है 191, चाड है 190, नाइजर है 189, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 188 है, बुरुंडी जो है 187 है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका हमसे आगे है 73rd में, चाइना भी 79 में है, बांग्लादेश 129 में, नेपाल 143 है, पाकिस्तान 161 है। ये कंपेयर कर सकते हैं हम, किसी आंसर में इस तरीके के फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो है विकास हो रहा है, क्या वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, क्या वहां पर मानव विकास समुचित आयाम पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इससे संदर्भित है। अब इंडिया की कुछ सिटीज को अभी यूनेस्को के नेटवर्क जो है लर्निंग सिटीज के, उसमें जो है एम्बेडेड किया गया है, उसके बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है। तो इंडिया की जो सिटी है त्रिशूर, नीलांबुर और आपकी वारंगल, इसको जो है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में इंक्लूड किया गया है। ये फैक्ट याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। लर्निंग सिटी का मतलब क्या है, तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो भी सिटीज उन वहां पर जो आपके रिसोर्सेस हैं सिटीज के अंतर्गत, उनका वो इफेक्टिव मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी जिसमें लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है, बेसिक से हायर एजुकेशन में जो प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूसिव लर्निंग को, उनको यहां पर संपृक्त किया जाता है इस लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर परिवारों और समुदायों में जो शिक्षण संबंधी जो आपके नए नए आयाम होते हैं, या जो उनकी प्रथाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने की क्षमता हो, है ना, ऐसी सिटीज में। इसके बाद यहाँ पर जो वर्क प्लेस पर लर्निंग फैसिलिटी है उसको भी वो प्रमोट करते हैं। इसके बाद मॉडर्न लर्निंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका भी एक्सटेंशन हो वहां पर। ठीक है, लर्निंग में एक्सलेंस हो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी वो आपका क्या हो, अप टू द मार्क हो। इसके बाद कल्चर को भी फॉस्टर करना, थ्रू आउट लाइफ जो है वो लर्निंग को क्या देना, वहां पर प्रमोट करना। इसके बाद जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि ये लॉन्च किया गया 2013 में। ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग जो आपकी लर्निंग है उससे संदर्भित है ना, मतलब लाइफ टाइम लर्निंग से रिलेटेड। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसी सिटीज को आइडेंटिफाई करना, उनको लिस्टेड करना, ताकि प्रमोट किया जा सके सोशल कोहेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को, किसमें, अर्बन एरियाज में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में इस तरीके के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर देती है ना, ऐसी सिटीज को। ठीक है, तो वहां पर वो क्या फोकस करती, क्या प्रमोट करती, तो लोकल कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उस पर भी इसका फोकस है। और यहां पर इसलिए ये फोकस है ताकि आपस में वो नॉलेज को ट्रांसफर कर सके, है ना, वहां पर इंटरेक्शन हो सके नॉलेज बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है उसमें बताया गया है कि जैसे सतत विकास लक्ष्यों को देखें तो उससे भी ये आपका सिंक्रोनाइज्ड है, और उसको भी इस नीति के अंतर्गत जो है मुख्य फोकस में रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो एसडीजी जो 17 गोल्स है उसके अंतर्गत जो एसडीजी 4 है, एसडीजी 11 है, उसके क्रियान्वयन को भी प्रोत्साहित करना इसके अंतर्गत अनिवार्य बनाया गया, और कहीं ना कहीं ये हमारे एसडीजी गोल से क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। अब इंडिया की जो 3 सिटीज है जैसे त्रिशूर है, तो इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला भी बोला जाता है। ये वेल नोन है, आपका बहुत फेमस है ज्वेलरी इंडस्ट्री और स्पेशली गोल्ड के लिए। नीलांबुर की बात करें तो केरला का इको टूरिज्म ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन है। ठीक है,
तो यहां पर आप देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न जो है कई सारे मार्क किए गए हैं, अर्बन और रूरल मिक्स है वहां पर जो कल्चर है ना डेवलपमेंट का। इसके बाद यहाँ पर मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन की वो अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी दी जाती है सभी सिटीजन को। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं कि हमारी भारत सरकार केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर पूरे देश में भी इसको पैन इंडिया लागू किया जा सकता है, इस तरीके की क्या इनिशिएटिव्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करके, और जिससे देश का समुचित विकास होगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि नीलांबर में जो उद्देश्य है, जो एम है, तो वहां पर प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करना है, इंक्लूसिव और जो आपके सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको इंश्योर करना है। ठीक है, और डेमोक्रेसी को भी यहाँ स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी ओनरशिप से। वारंगल की बात करें तो तेलंगाना में है ये, और टूरिज्म वेन्यू है ये। यहाँ पर हर साल जो है 3.2 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सरकार को 3 महीने दिए कि भैया इनके लिए जो पॉलिसी लाए हो उसको सिर्फ पेपर पे मत रखो, स्पिरिट भी वहां पर इंप्लीमेंट करो, और इनके लिए जॉब की क्या नीतियां हैं उसको फॉर्मुलेट करिए आप लोग। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को ये ट्रांसजेंडर जो एक्ट लाए हैं उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उनका अक्षरशः पालन करना चाहिए, और उनके लिए जो निजी या सरकारी कोई भी उपक्रम हो तो वहां पर किस तरीके से भर्ती की जाएगी, किस तरीके से उनकी पदोन्नति की जाएगी, किस तरीके से उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब प्रावधानों को आप इंप्लीमेंट करें, और वहां पर उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब एक्ट के बारे में देखेंगे जो 2019 में आया था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइट्स दिया गया तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, कि जो जेंडर किस जेंडर में, कि वो मेल है फीमेल है, वो खुद डिसाइड करेंगे। हालांकि इसमें एक सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर उसके लिए अथॉरिटी है, तो उसके कारण ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सीधे सीधे ये बोला गया है कि परलैंगिक व्यक्ति या ट्रांसजेंडर उनको बोला जाएगा जिनका लिंग जन्म के समय जो लिंग है वो आगामी जीवन में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनसे वो मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसमें LGBTQ ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सारी चीजों को कवर करता है। इसके बाद यहां पर ये बोला गया है, दूसरा जो पॉइंट है इंटरसेक्स वेरिएशन। तो सीधी बात है कि जो व्यक्ति जिस आइडेंटिटी में जन्म लेता है, धीरे धीरे समय बीतते हुए जैसे जैसे वो जीवन में आगे की ओर परिपक्व होता जाता है, उसमें जो उसकी यौन विशेषताएं हैं या हार्मोनल जो उसकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो उसकी शारीरिक जो बनावट है या जो शरीर है उसका, उसकी मानक से, उसके स्टैंडर्ड से भिन्नता की स्थिति में हो तो उसको भी उसी स्टेटस में माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्वास्थ्य सेवा उनको देने के लिए किसी भी तरीके का विभेदीकरण नहीं किया जाएगा उनके साथ। रोजगार या व्यावसायिक अवसरों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता में भी उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सबको वहां पर प्रतिबंधित किया गया है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ये आपके ट्रांसजेंडर जो भी व्यक्ति हैं उनके संचलन में, है ना, मतलब मूवमेंट में, राइट टू मूवमेंट को जो है उनको इंश्योर किया गया है। कहीं भी वो निवास कर सकते हैं, रेंट पे घर ले सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी, है ना। तो एक नॉर्मल जो एक जीवन जीने के लिए एक मनुष्य को जो आवश्यक अधिकार है, जिनको मानवाधिकार बोलते हैं, उनको इंश्योर किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद इसमें यह भी बोला गया है कि ये जो राइट टू डिक्लेयर है सेल्फ परसीव्ड जेंडर एंड आइडेंटिटी, वो उन व्यक्तियों को खुद दिया गया है। ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति बताएगा कि आप कौन है ना। तो ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ से भी रिलेटेड है, लेकिन इसमें यह भी इंश्योर किया गया कि इसमें कोई शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, उसके बिना पहचान का प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा। लेकिन इसमें जिला मजिस्ट्रेट को जो है अथॉरिटी बनाई गई है, तो इसका मिसयूज भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी होगी तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ट्रांसजेंडर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है यहां पर उसको यहाँ पर स्टेप्स लेना चाहिए, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी देना चाहिए, है ना, और इनके लिए सेपरेट HIV सर्विलियंस सेंटर वगैरह भी बनाया जाना चाहिए, और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज वगैरह की भी सुविधाएं इनको प्रदान किया जाना चाहिए, और इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम वगैरह भी लाई जानी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे इनके लिए डिस्प्यूट जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसको भी बनाने की जरूरत है। उनके लिए आप एक कंप्लायंस के लिए एक अधिकारी के रूप में जो है किसी की नियुक्ति करिए, और उसको भी अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है, कि इनकी नियुक्ति करिए ताकि उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वहां से
उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर यह बोला गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर जो भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अगर अपराध हो रहे हैं, जो अपराध होते हैं, तो उनकी निगरानी के लिए, सर्विलियंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जो पुलिस महानिदेशक है उनके अधीन सुरक्षा प्रकोष्ठ को भी स्थापित करना है। अब इसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल रिकॉग्नाइज करता है किस किस तरीके के अपराधों को। तो मान लीजिए अगर किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर का कोई प्रोविजन देखा जाए, है ना, कहीं पर भी प्राइवेट या जो आपकी मतलब गवर्नमेंट सर्विस है ना, वहां पर यहाँ एक्सक्लूड किया गया है इसको, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में उसको बंधुआ मजदूर के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। बंधुआ मजदूर का मतलब ही ये है कि आपका प्राइवेट फर्म वगैरह उस तरीके की, या जो निजी व्यक्ति है वो सब जो है इस तरीके के काम करते हैं। तो एक्सक्लूडिंग कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विसेज की बात की जा रही है कि मान लीजिए कोई कंपल्शन आ गया, देश को आवश्यकता पड़ गई, तो वहां पर अगर उनको बुलाया जा रहा है तो वो जो है नहीं माना जाएगा फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी से जो है उनको बचाया गया है। इसमें पब्लिक प्लेसेस में डिनायल ऑफ सर्विसेज नहीं उनको उनके साथ किया जाएगा कि कोई अगर सर्विसेज किसी नॉर्मल आदमी को दी जा रही तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपके लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि जो भी आपके उनके घर है, गांव है, तो उनसे उनका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। इनका शारीरिक, यौन, मौखिक या संवेदनात्मक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा। इनको अपराध माना गया इन सबको। इसके बाद इन अपराधों के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में दांडिक कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा जो है वहां पर फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक डोमेन में अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब इसके संबंध में चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि भैया अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि ट्रांसजेंडर को किस तरीके से आप रिजर्वेशन देंगे। इनको क्या आप एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत रखेंगे और रिजर्वेशन देंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 16 सब क्लॉज 4 में। इसकी चर्चा हमने की थी 103 नंबर का जो आपका अमेंडमेंट देखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके संदर्भ में इनको क्या रखा जाएगा। इसके बाद इनमें जो आपका ट्रांसजेंडर पर्संस है इनके विरुद्ध जो यौन शोषण, जो अधिनियम की धारा है आपकी 18 सब क्लॉज डी, उसके अंतर्गत आईपीसी की जो सेक्शन है 376, उसके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध जो यौन शोषण का जो प्रावधान है उससे कहीं ना कहीं ये कम इफेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी तरीके की रिजर्वेशन की गारंटी नहीं है अभी तक ट्रांसजेंडर पर्संस की, जो कि ये वंचित वर्ग में आते हैं। घोस्ट सिटीजन के रूप में इनको डिफाइन किया जाता है ना। तो इनको ये प्रोवाइड करने की, रिजर्वेशन की गारंटी देना आवश्यक है। तो ये अभी तक नहीं दी गई, तो अपने आप में चुनौती है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर मान लीजिए कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं तो इनसे संगठित रूप में जो भिक्षावृत्ति का पूरा एक स्कैम जो है किया जाता है, तो वहां पर भिक्षावृत्ति के लिए उनको जो बाध्य करने वाले मामले हैं उसमें कोई दांडिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, और इस एक्ट में किसी भी तरीके की सिविल राइट्स की बात नहीं की गई है, जैसे कि मैरिज है, सिविल पार्टनरशिप है, एडॉप्शन है, प्रॉपर्टी राइट्स है ना। इसमें सोशल सिक्योरिटी का कोई डोमेन नहीं है, पेंशन वगैरह का। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है, जबकि ये इन लोगों का एक फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, जेंडर रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर का जो आपका उनका राइट है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, वो उसमें एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन है तो उनको अगर कोई भी जैसे सरकारी कल्याण की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, तो उनकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी। ठीक है, कैसे सुनिश्चित होगी, ये भी इसमें स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आर्टिकल है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग एंड एनजीओ से रिलेटेड है। तो सीएसआर का डोमेन हमने पहले भी पढ़ा है। ये सेक्शन 135 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट लाया गया है ना, जिसमें कंपनी को स्पेंड करना होता है अपने टोटल जो उनका आय होती है या लाभ होता है, तो उसका 2% यहाँ पर उनको जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में जो है इंडियन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है, तो ये कॉन्सेप्ट का जो बेस है सोशल फिलैंथ्रोपी है। ठीक है ना, सामाजिक परोपकार की अवधारणा से प्रेरित है और ये हमारे डीपीएसपी को कहीं ना कहीं जो है मूर्त रूप प्रदान करता है, जिसमें आर्टिकल 38 और 39 देखेंगे जो आपका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है ना, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, आर्टिकल 38 और 39। जैसे 39 में देखेंगे आप तो उसमें बोला गया है कि इसमें एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा स्टेट, है ना। अब ये जो है आपको पता है कि डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं है
है ना, ये एक तरीके का दिशा निर्देश है, नैतिक आयाम है उसका, कि जब राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो उपलब्ध कराएगा। लेकिन राज्य को सामाजिक कल्याण की अवधारणा को मूर्त रूप में स्थापित करना राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है। इसके बाद यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग ऑल द पीपल्स, ये भी है कंसेप्ट इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब आर्टिकल 38 की बात करें तो वहां वेलफेयर जो है पीपल्स का, है ना, उसको सिक्योर किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना, जो इनकम में इनइक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण से संदर्भित और डीपीएसपी को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव होता है कंपनीज का, उसके साथ सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडिया को, ठीक है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो कंपनीज है वो इंटीग्रेट कर पाएंगी अपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ एथिकल, सोशल, एनवायरमेंटल कंसर्न को भी और सोसाइटी के लिए कुछ अपना योगदान कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो डिसाइड किया गया कि किस हिसाब से फंडिंग किया जाएगा, तो मैंने बताया कि कंट्रीब्यूट करेंगे 2% उनके एवरेज नेट प्रॉफिट का सोशल वेलफेयर में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, है ना। इसमें 3 जो है आधार बताए गए हैं। पहला ये है कि अगर कंपनी की नेट वर्थ आपकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। दूसरा ये कि टर्नओवर अगर कंपनी का 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट कंपनी का 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक है। अब इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जैसे सीएसआर वगैरह की व्यवस्था होगी तो उसके लिए कंपनी जो है सीएसआर कमेटी बनाएगी और उसमें जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं और उसमें एटलीस्ट एक डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो है न्यूट्रल वहां पर डिसीजन लिया जा सके। अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा कोलैबोरेशन का कॉर्पोरेट और एनजीओस का, तो एनजीओस के ऊपर जो भार है ना परोपकार का, वो कहीं ना कहीं कम होगा और कहीं ना कहीं उनको जो है हेल्प मिलेगी कॉर्पोरेट्स के आगे आने से। एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर से कम होगा और फाइनेंशियली जो है उनको थोड़ा सा साउंड बनाया जा सकेगा ताकि वो अपने परोपकारी जो कार्य है उनको मूर्त रूप प्रदान कर सके। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जैसे कोई कॉर्पोरेट है तो वो ऑफर कर सकता है अपनी अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को सौंप सकता है एनजीओस को, है ना, जिनके पास अपनी क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह के संदर्भ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो है समन्वय और सहयोग के द्वारा जो है चीजों को और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है आपका एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्ट होगा कॉर्पोरेट और एनजीओ के बीच में, तो उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट भी बिल्ट होगा और भी अच्छे तरीके से ये जो प्रावधान है वेलफेयर के सोसाइटी के उसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, ठीक है। इसमें कंपनीज जो है हायर कर सकती है प्रोफेशनल्स को जो एक्सपीरियंस वर्किंग लोग होते हैं, है ना, एनजीओस के साथ, ठीक है, तो उनको हायर वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर समाज के लिए, देश के लिए लाभदायी होगा, देश के लोगों के लिए भी लाभदायी होगा। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि व्यवसाय जो है सिर्फ मौद्रिक जो है फायदे के लिए नहीं होता, उस वो कहीं ना कहीं समाज और देश के लिए भी होता है, तो इसको भी स्वीकार करने की जरूरत है कि जो भारतीय समाज के लिए अच्छा है वही व्यवसाय करें हम, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो अभी डीआरडीओ ने इस तरीके की 6 जो है आपकी फ्लाइट्स का जो है टेस्ट किया है ना, सफलतम परीक्षण किया है, ठीक है। और ये कहां पर किया है, तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने ओडिशा जो तट है उससे दूर जो हमारा एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर, वहां पर जो है इस तरीके की जो आपकी टेस्टिंग है वो की गई है, ठीक है। अब ये जो है आपकी प्रणाली क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, तो इसको देखेंगे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। प्राइमरली इसका डिजाइन और डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया है, ठीक है, और प्रोवाइड किया है प्रोटेक्टिव शील्ड टू द मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स ऑफ द आर्मी फ्रॉम एरियल अटैक्स, ठीक है ना, सुरक्षा कवच के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर जो है इसमें जो इक्विपमेंट है जो लगाए गए हैं, तो ये इक्विप्ड है आपका स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस एंड कंट्रोल एल्गोरिदम्स इंक्लूडिंग वॉरहेड चेन्स, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है और उसको ऐसे ही देखना है हमको, ठीक है। और इसकी यूनिकनेस ने ये है कि ये क्विक रिएक्शन देती है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, उस तरीके का वेपन है ये। तो ये जो है आपका ऑपरेट कर सकता है ऑन द मूव विद सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी एंड फायर ऑन अ शॉर्ट हाल्ट, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये ऑपरेट कर सकता है सर्चिंग वगैरह में, ट्रैकिंग वगैरह में, ठीक है। अब इसके द्वारा जो आपका डेटा कैप्चर किया जाता है उसमें जो रेंज इंस्ट्रूमेंट है जैसे टेलीमेट्री है, रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, इन सबको जो है यूज किया गया है कंफर्म करने के लिए और सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, ठीक है ना।
तो ये डेटा का संदर्भ बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू नंदा देवी नेशनल पार्क से रिलेटेड, इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि लोकेटेड है उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये सिचुएटेड है अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि ये जो इसको जो शामिल किया गया है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा क्योंकि सही बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मियावाकी मेथड के बारे में स्टेटमेंट बताना है, कौन सा जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। पहला ये कि ये एक टेक्निक है अर्बन एफॉरेस्ट्रेशन की बाय क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट ओवर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। दूसरी बात ये यहां पर बताई गई कि इसको डिवाइस किया गया जापानीज एक बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी के द्वारा 1980s में, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ भी अर्बन फॉरेस्ट्री वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद इसमें इंश्योर किया जाता है, जो इंश्योर किया जाता है प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाती है, 10 टाइम्स फास्टर ग्रोथ देखी जाती है प्लांट की, और 30 टाइम्स डेंसर देखा जाता है यूजुअल, जो आपके जैसे आप यूजुअल जो आमतौर पर वृक्षारोपण करते हैं उससे 30 गुना ज्यादा यहाँ पर डेंसिटी देखी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है कि इस टेक्निक में जो नेटिव ट्रीज होते हैं रीजन के, उनको डिवाइड किया जाता है 4 लेयर्स में, है ना, आइडेंटिफाई करके और एनालाइज करके सॉइल की क्वालिटी वगैरह। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर, नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले, सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।